मेंजर एक बॉडी बिल्डर, ग्रेट बॉडी बिल्डर प्लस एक फिलोसोफर प्लस उनके पास एक हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग का कुछ फॉर्मूला था जो कि आज भी वर्क करता है। एंड उन्होंने बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स के साथ compete किया है जो लेजेंडरी बॉडी बिल्डर्स कहलाए जाते हैं आज भी। आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर, फ्रैंक जेन, बॉयर को, रॉबी रॉबिन्सन, ऐसे बड़े बड़े एथलीट्स के साथ compete किया उन्होंने। एंड इनका एक मानना था, थोड़ा इनके बारे में जान लेते हैं, कि हम लोग जो वर्कआउट कर रहे हैं हम वॉल्यूम पर ज़्यादा फोकस नहीं करते हुए फोकस करेंगे फ्रीक्वेंसी पर। लाइक हमारे रेप्स कितने आ रहे हैं, हमारी ट्रेनिंग कितनी हार्ड हो रही है, कितनी अच्छी हो रही है। एंड इनका कहना था बॉडी बिल्डिंग के अंदर जो हम मसल्स बनाते हैं, लाइक अगर एक्चुअली एक नेचुरल बंदा भी मसल्स बना रहा है तो उसके मसल्स जो होंगे वो वॉल्यूम से ग्रो नहीं होंगे, वो हार्ड ग्रोथ इंटेंसिटिव ट्रेनिंग के साथ ग्रो होते हैं। मतलब उनका ओवरऑल कहने का मतलब ये था कि वो ओवरलोड से ग्रो होते हैं, ना कि कुछ वॉल्यूम लगाए जाने से। अगर ये तो ऐसी बात हो गई कि तुम लोग वॉल्यूम पे रेप्स लगाए जा रहे हो, वो आए जा रहे हैं, तुम थक नहीं रहे हो, तुम्हारी बॉडी अभी भी स्टेबल है। उनका कहना था कि बॉडी को पूरा तरह थकाना है, अपने मसल्स को फेलियर तक लेके जाना है, अपना फुल बेस्ट देना है। एंड वो कहते थे कि तुम्हारे साथ इसके अंदर एक चीज देगी, वो होगा तुम्हारा पार्टनर। जब तुम उसको पुश नहीं कर पाओगे जो रैप तुम लगाने वाले होंगे, लाइक 8 से 9 से 10, तो वो हेल्प करेगा, तुम्हें हेल्प करेगा पुश कराने में, कि तुम उसे पुश करो, उसे फेलियर तक लेके जाओ, उसके एंड्स तक। बट उनका हिसाब से मैक्सिमम 8 से 10 रैप बहुत होते हैं। एंड उनके अंदर अगर तुम अपना फेलियर तक लेके जा रहे हो तो तुम सही हो। लेकिन अगर तुम्हारे रैप्स ज़्यादा जा पा रहे हैं, लाइक 11 12 13 तक जा पा रहे हैं, तो तुम्हें वेट्स बढ़ाने की ज़रूरत है। ओवरऑल उनका कहने का मतलब ये था कि 8 से 10 रैप्स होने चाहिए टोटल। अगर ऊपर जा रहे हैं तो वेट्स बढ़ाने होंगे तुम्हें। एंड अगर तुम इजीली कर पा रहे हो 8 से 10 रैप भी, तो फिर मे बी तुम उस चीज़ को पुश नहीं कर रहे हो, ओवरलोड नहीं कर रहे हो उसके ऊपर, तुम्हें उसके ऊपर और काम करने की ज़रूरत है, या फिर वेट बढ़ाने की ज़रूरत है ओवरऑल। लाइक जैसे उन्होंने कहा था कि हमें वॉल्यूम को नहीं पकड़ना है, हमें ओवरऑल मैक्स टू मैक्स हमारे फेलियर तक जाना है। अब उनके हिसाब से यहाँ पर बहुत लोग गलती कर देते हैं। लाइक उन्होंने कहा था कि लोग अपने पोटेंशियल तक जा ही नहीं पाते, 40 50 पर ही अटके रह जाते हैं। एंड वो मैक्स टू मैक्स रेप्स बढ़ाते रहेंगे, वॉल्यूम लगाते रहेंगे, एंड अलग अलग सेट्स को उसके ऊपर ट्राई करते रहेंगे। एंड इनका मानना था कि ये ओवरऑल तुम्हें अपने मैक्स फेलियर तक 100% हिट करना है। जो तुम पार्टनर रख रखे हो अपने साथ, उस पार्टनर का काम यही है कि तुम्हें वो पुश करवाए। एंड ओवरऑल उनका कहने का मतलब यही था कि तुम्हें अपने मैक्स टू मैक्स जहाँ तक तुम जा सकते हो फेलियर को टच करना है। एंड उनका वार्म अप सेट भी वो काउंट करते थे। जैसे अगर कुछ लोग वार्म अप लगा रहे हैं तो उनके हिसाब से वो वार्म अप को भी काउंट करेंगे। वो सिर्फ आधा घंटा वर्कआउट करते थे ओवरऑल। एंड वो कहते थे कि मैंने एब्स कभी ट्रेन नहीं करे। एंड किसी को भी एब्स ट्रेन करने की जरूरत नहीं है। अब देखो, इसके अंदर ऐसा भी है कि बहुत सारे लोग हैं जो कि एक्चुअल के अंदर एब्स ट्रेन नहीं करे, उनके एब्स बहुत ज्यादा उभर के आते हैं, खतरनाक लगते हैं, दिखते हैं। बट कुछ लोग एब्स की ट्रेनिंग करते हुए भी एब्स नहीं ला पाते। अब इसके अंदर एक डाइट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। एंड अगर उनकी डाइट सही होगी तो उनके एब्स भी आएंगे। अगर उनका कैलोरीज कम होगी, कार्ब्स कम होंगे, प्रोटीन ज़्यादा होगा, अच्छे से फॉलो कर रहे होंगे डाइट को, स्लीप क्वालिटी अच्छी होगी, तो वो उस चीज़ को भी रिकवर कर पाएंगे एंड एब्स ला पाएंगे। वो कहते थे कि मेरे एब्स ट्राइसेप करने के अंदर ही ट्रेन हो जाते हैं। माइक माइंडसेट एडवांस टेक्निक भी यूज करते थे, लाइक रेस्ट, पॉज, फोर्स रेप्स और फिर नेगेटिव्स। इनके अंदर वो 1 से 2 सेट फेलियर तक लेकर जाते थे, फिर 5 10 सेकंड रेस्ट, और फिर रिपीट करते थे इस चीज़ को। एंड नेगेटिव्स के अंदर वो वेट को अल्ट्रा स्लो डाउनवर्ड के साथ कंट्रोल करते थे। एंड जैसा कि मैंने बताया था कि फोर्स रेप्स के अंदर तुम्हारा पार्टनर तुम्हें हेल्प करेगा उस चीज़ को पुश कराने में, तो इसीलिए उसका पार्टनर की ज़रूरत पड़ती है हर जगह। सो उनका कहना था कि एक पार्टनर ज़रूर होना चाहिए तुम्हारे साथ, क्योंकि वो एब्सोल्यूट फेलियर तक तुम्हें पुश करवाएगा एंड फोर्स कर पाएगा फोर्स रेप्स के अंदर। माइक मेंजर 1 से 2 वर्किंग सेट पर मसल ग्रुप करते थे। और जैसे कि मैंने तुम्हें बताया पहले कि उनका वर्कआउट सिर्फ आधे घंटे का होता था, फिर 35 मिनट 25 मिनट इनके आसपास रहता था। उनका मानना ये था कि ज़्यादा तुम रेप्स लगा रहे हो, ज़्यादा तुम बॉडी को टॉर्चर कर रहे हो, ओवरऑल ये सब चीज़ें कर रहे हो, तो इससे कुछ होने नहीं वाला है। मेन है रिकवरी, मैक्स टू मैक्स 4 दिन हफ्ते के अंदर। एंड वो कहते थे कि रिकवरी ज़्यादा मेन है। तुम्हारे मसल जिम के अंदर नहीं बनते हैं, जब तुम सोते हो, जब तुम रिकवर की फेज में होते हो तब रिकवर होते हैं, एंड तभी वो ग्रो करते हैं। तो उनका मतलब ये था ओवरऑल तुम्हें अपने रिकवरी पर ज़्यादा ध्यान देना है, ओवर रेप्स से ज़्यादा, वॉल्यूम से ज़्यादा, एंड जिम के अंदर 3 3 घंटे बिताने से अच्छा है। जैसे कि आर्नोल्ड इसके बिल्कुल खिलाफ थे। वो बोलते थे कि मैं 7 दिन ट्रेन करता हूँ, एक दिन मैं 6 घंटे ट्रेन करता हूँ, मैं रिकवरी नहीं लेता, मैं पुश करता हूँ लिमिट्स। सो वो एकदम इनके खिलाफ थे। एंड दोनों के अंदर काफ़ी अच्छी टक्कर थी, दोनों काफ़ी अच्छे कंपटीशन थे। आर्नोल्ड ने खुद कहा है कि ये एक बंदा मेरा लाइक एक्चुअली के अंदर एक रियल कंपटीशन के अंदर आता था। एंड मे बी उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, एंड उन्होंने ये सब चीज़ें छोड़ दी थी फ्यूचर के अंदर, लाइक बॉडी बिल्डिंग, क्योंकि वो
कहीं ना कहीं एक उन्हें धोखा सा मिला था कि ये इनके साथ क्या हुआ। वो पहले थर्ड नंबर पे आते हैं, फिर डायरेक्ट फिफ्थ नंबर पे कर दिए जाते हैं। एंड ओवरऑल उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई थी। एंड ऐसा लोग कहते हैं। एंड मे बी तुम देख सकते हो कि कौन सही है, आर्नोल्ड सही है या फिर माइक मैनेजर सही है। इनके अंदर माइक मैनेजर और आर्नोल्ड के अंदर एक दुश्मनी भी थी बहुत भयंकर। बैक स्टेज पर इनकी लड़ाई भी हुई थी, हाथापाई नहीं हुई थी बट लड़ाई हुई थी। एंड इसके दौरान ये दोनों भयंकर एक दूसरे के दुश्मन भी रह चुके हैं। एंड जैसे कि मैंने बताया, मैनेजर को 4 से 7 दिन चाहिए होते हैं रिकवरी के लिए। उन्होंने बताया कि इस प्रोग्राम के अंदर तुम्हें 4 से 7 दिन चाहिए होंगे अच्छे रिकवरी के अंदर, क्योंकि तुमने HIT परफॉर्म किया है, हाई इंटेंसिव ट्रेनिंग करी है, तो रिकवरी के अंदर उसे इतना टाइम चाहिए होता है। एंड तुम्हारा सीनस फटीग हो जाता है क्योंकि तुम बुरी तरह थक जाते हो। एंड ओवरऑल उनका कहने का मतलब ये है कि हार्मोनल रिकवरी टाइम लेता है, तो यू नीड टू गिव द टाइम। रिकवरी के अंदर एक्चुअल के अंदर तुम्हें टाइम देने की जरूरत है। उनका कहने का मतलब यही था कि हमें स्टिमुलेट कर रहा है, ना कि एनहिलेट। एंड अगर उनका वर्कआउट देखें तो लाइक स्प्लिट ए के अंदर डे 1 में उन्होंने किया चेस्ट प्लस बैक, 1 सेट इंक्लाइन बेंच प्रेस फेलियर तक, 1 सेट डिप्स फेलियर तक, बैक का 1 सेट नॉटुलस पुल ओवर, 1 सेट अंडर हेड पुल डाउन और 1 सेट बारबल रो। एंड स्प्लिट बी डे 2 की बात करें, लेग्स, 1 सेट लेग्स एक्सटेंशन प्री एग्जॉस्ट, 1 सेट लेग प्रेस एब्सोल्यूट फेलियर तक, 1 सेट हैक स्क्वाट और स्क्वाट, एंड 1 सेट वो करते थे काफ रेसिस का स्लो रेप्स के साथ और एब्स कंट्रोल नेगेटिव्स के साथ। एंड इन्होंने एक मेनली लेग की वार्निंग भी दी थी, अगर तुम लेग ट्रेन कर रहे हो एंड अगर उसके अंदर तुम ज्यादा वेट ले लेते हो तो फ्यूचर के अंदर दिक्कत हो सकती है, लाइक सीरियस इंजरी हो सकती है। ईगो को साइड में रखो, लेग्स के साथ हमें इतना भयंकर पुश नहीं करना है। हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग तुम कर रहे हो, लेकिन लेग्स के साथ ध्यान से। अगर बैक में इंजरी हो गई तो तुम फ्यूचर में कभी कोई चीज़ परफॉर्म नहीं कर सकते, खेल नहीं सकते या फिर अपनी बॉडी कभी बना नहीं सकते, क्योंकि तुमने अपनी बैक को जो मेनली चीज़ थी उसको डैमेज कर लिया है। सो ईगो को साइड में रखना है एंड फॉलो करना है कि वो अवेयर करते थे, वार्निंग देते थे कि हाँ तुम्हें लेग्स का थोड़ा ध्यान रखना है कि तुम लेग्स के अंदर हैवी स्क्वाट्स ना करो, क्योंकि फ्यूचर में ब्रूचल इंजरी हो सकती है। एंड अगर डे 3 स्प्लिट सी की बात करें, शोल्डर प्लस आर्म्स करते थे वो। शोल्डर्स में 1 सेट मशीन लेटर रेजेस, 1 सेट ओवरहेड प्रेस फेलियर तक, बाइसेप्स के अंदर 1 सेट बारबल कर्ल, 1 सेट मशीन कर्ल स्लो नेगेटिव्स में, ट्राइसेप्स में 1 सेट पुश डाउन, 1 सेट क्लोज ग्रिप प्रेस। उनका कहने का मतलब ये था कि 8 से 10 रेप्स आने चाहिए अपर बॉडी के अंदर एंड 10 से 12 लेग्स में, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट टेम्पो 4 सेकंड अप 4 सेकंड डाउन एंड जीरो चीटिंग होनी चाहिए थी उनके हिसाब से इसमें। एंड माइक मैंसर ने ऐसा क्यों कहा था कि वॉल्यूम की एक्सरसाइज नॉनसेंस है, टाइम ऑफ वेस्ट है, कोई सेंस नहीं है इस चीज़ का। उनका कहने का मतलब ये था कि ज़्यादा सेट्स होंगे तो ज़्यादा फटीग होगा, हार्मोनल क्लैश होगा, CNS बर्नआउट होगा, ओवर ट्रेनिंग तुम कर रहे हो, मसल ब्रेकडाउन, मसल ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। उनका मतलब ये था कि तुम मसल बिल्ड कर रहे हो, ना कि बॉडी बिल्डिंग एक एंड्योरेंस ट्रेनिंग है। तो तुम्हें फोकस करना है मसल्स के ऊपर, वो किस तरह रिकवर होंगे, किस तरह तुम उन पर परफॉर्म करते हो एंड कब तक तुम उस चीज़ को ठीक से फेलियर तक लेकर जाते हो, ना कि सिर्फ अंधे के जैसे रेप्स लगाते रहते हो, फटीग के अंदर थके जा रहे हो एंड रेप्स लगाए जा रहे हो एंड अपना सोच रहे हो कि मैं बॉडी बन रही है मेरी। एंड ओवरऑल ऐसा कुछ नहीं था उनके हिसाब से। उनका मतलब यही था कि तुम्हें मसल्स बिल्ड करना है, ना कि एक एंड्योरेंस ट्रेनिंग तुम कर रहे हो। वो सिर्फ एक बॉडी बिल्डर नहीं थे, फिलोसफी पढ़ते थे, बस लॉजिक था उनके पास। फिलोसफी और लॉजिक को दोनों ने ब्लेंड कर कर एक अच्छा खासा हमें हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग का फॉर्मूला भी दिया था। ऑब्जेक्टिविज्म फॉलो करते थे, लॉजिकल रीजनिंग यूज करते थे, हर एक्सरसाइज का पर्पस ब्रेक डाउन करते थे। लाइक उनका कहने का मतलब ये था, इफ यू कैन नॉट एक्सप्लेन व्हाई यू आर डूइंग समथिंग, डोंट डू इट। मैनेजर का क्रिटिसिज्म ब्रो साइंस पर, उनका मतलब ये था कि तुम बुरी तरह क्यों थक रहे हो इतना, 20 से 30 सेट्स लगा रहे हो, स्टुपिडिटी है वो। पंप ग्रोथ कुछ नहीं होने वाला, स्वेट प्रोग्रेस नहीं हुई, ज़्यादा फ्रीक्वेंसीज डिगल तुम मसल ब्रेकडाउन। उनका कहने का मतलब ये था कि तुम्हारा गोल है ग्रोथ, ना कि फटीग। तुम्हें थकना नहीं है, तुम्हें एक्चुअल के अंदर मसल ग्रो करना है। लास्ट उनको कहने का मतलब यही था, HIT इज ब्रूचल एंड दैट्स वाई रेस्ट इज एवरीथिंग। ये ट्रेनिंग फिजिकल नहीं है, मेंटली एग्जॉस्टिंग है। मैनेजर बोलते थे HIT सीरियसली लोगों के लिए, लिफ्टर्स के लिए, वॉरियर्स के लिए। एंड इसका मतलब यही है कि बिगनर्स के लिए चीज़ नहीं है। अगर तुम बिगनर हो, अभी तुम नहीं जानते हो कि वेट को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे परफॉर्म करते हैं एक्सरसाइज, तो ये तुम अभी मत करना। ओवरऑल ये जो जानते हैं इंटरमीडिएट लेवल पे हैं, जिन्हें एक्सपीरियंस है थोड़ा, उस चीज़ के लिए ये बना है। एंड अब देखो इसके अंदर मैं थोड़ा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रखूँगा तो इसके अंदर ये भी हो सकता है, अगर मे बी ये कुछ लोगों के लिए रिस्की हो सकता है, लाइक वेट कंट्रोल नहीं हो पाए, स्लिप हो जाए, फेलियर तक, कुछ मे भी कुछ भी हो सकता है। एंड अगर बॉडी बिल्डिंग की बात करें तो वो लोग बहुत ज़्यादा डराए होते हैं जब वो शो खेलने वाले होते हैं, क्योंकि वो लोग रैप्स लगाते हैं एंड उसके अंदर वॉल्यूम ज़्यादा काम आती है। एंड वो इतने ज़्यादा ड्राई होते हैं, अगर ज़्यादा कुछ डैमेज हो गया हैवी वेट्स के चक्कर में तो उनके मसल्स फट सकते हैं
एंड ये इसलिए कहीं ना कहीं रिस्की भी माना जाता है, बट कहीं ना कहीं बहुतों के लिए बेनिफिशियल भी है। सो यू कैन ट्राई इफ़ यू आर इंटरमीडिएट, या फिर तुम अभी लर्निंग फेज में हो, लाइक तुम जान रहे हो कि जिम और किस तरह क्या होता है, तो तुम ट्राई दे सकते हो इसको भी, एंड इट विल हेल्प यू इन फ्यूचर। एंड यही था माइक मेंजर का एक HIIT एक्सप्लेन्ड वर्कआउट पूरा रूटीन। एंड सो या दैट्स इट। उम्मीद करता हूँ मैं तुम्हें इस वीडियो से कुछ ऐसा सीखने को मिलेगा। एंड स्टे हार्ड। पीस।